सबसे पहला प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न, इसको आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लिख सकते हैं या बहुविकल्पीय प्रश्न भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना है प्रश्नोत्तर 1। तो आपको इसका उत्तर लिखना है प्रसार। मध्यमान नहीं है इसका आंसर, मध्यांक और बहुलक ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 लिखना है और उसका उत्तर लिख देना है प्रसार। नेक्स्ट देखते हैं, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। तो कॉपी पे लिख देना है प्रश्नोत्तर 2 और ऑप्शन नंबर 4, इसका उत्तर क्या है? 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नोत्तर 3। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, तो कितनी संख्या होती है? ऑप्शन नंबर 3 270। तो आपको कॉपी में लिख देना है प्रश्नोत्तर 3, ऑप्शन नंबर 3 और 270। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसमें कौन सा आंसर ठीक है? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा, स्किनर। तो आपको कॉपी में कैसे लिखना है, चलिए देखते हैं। प्रश्नोत्तर 4, ऑप्शन नंबर 2, उत्तर क्या होगा? स्किनर। ऑप्शन नंबर लिखना है 2, फिर लिखना है स्किनर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5। देखते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर 5, ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था। चलिए देखते हैं प्रश्न 6। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। किसमें कठिनाई होती है? संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है किसमें? बौद्धिक विकास में। ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर 6 और ऑप्शन नंबर 2 बौद्धिक विकास में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? यह कथन है डम्बेल का। ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। चलिए देखते हैं आपको कॉपी में कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर 7 लिखना है सबसे पहले, प्रश्नोत्तर 7 ब्लैक पेन से, फिर लिखना है ऑप्शन नंबर 3, फिर लिखना है डम्बेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है बुद्धि का विकास? किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा, किशोरावस्था में। चलिए देखते हैं आपको कॉपी में कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर 8 लिखना है, फिर लिखना है ऑप्शन नंबर 3, फिर लिखना है किशोरावस्था में। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन नंबर 1 प्रेरणा। चलिए देखते हैं आपको कॉपी में कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर 9, ऑप्शन नंबर 1 प्रेरणा। नेक्स्ट देखते हैं, बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है, क्या स्रोत है? उद्दीपक, आवश्यकता, रुचि, उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं आपको कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर 10, ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 11। आनुवांशिकता का वाहक होता है आरएनए, केंद्रक, जीन्स और शिरा। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा, जीन्स। तो लिखना है आपको प्रश्नोत्तर 11, ऑप्शन नंबर 3 और लिख देना है जीन्स। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? व्यक्तिगत, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण या ये सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा, प्रक्षेपण। तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर 12, ऑप्शन नंबर 3 प्रक्षेपण। नेक्स्ट देखते हैं, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है?
अभिरुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा, बुद्धि से। तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर 13 ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा में सृजनात्मकता का उपयोग किस रूप में होता है? शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना, तर्क, चिंतन या कल्पना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा, चिंतन। तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर 14 ऑप्शन नंबर 3 चिंतन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है 2, 4, 6, 3। तो कितनी स्थितियां हैं, मतलब पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। तो इसको आपको कैसे लिखना है कॉपी में, चलिए देखते हैं। आपको लिखना है प्रश्नोत्तर 15 ऑप्शन नंबर 2 और लिख देना है 4। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न अपनी कॉपी में कैसे लिखने हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आपको हेडिंग डाल देनी है। आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लिखना है प्रश्नोत्तर 16। प्रश्न है शैशवावस्था कैसी अवस्था होती है? कोई भी प्रश्न आपका आ सकता है, शैशवावस्था कैसी अवस्था है? तो आपको एक लाइन में उत्तर लिख देना है, शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर लिखना है, ज़्यादा उत्तर नहीं लिखना है, जिससे आपको समय बच जाएगा। अगर आप इसमें समय लगाएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को लघु उत्तरीय बना देंगे, तो आपके प्रश्न छूट जाएंगे, तो आपके बैक लग जाती है, परीक्षा में पेपर में बैक लग जाती है। तो जितना क्वेश्चन में पूछा जाए उतना ही उत्तर आप लिखें, ये आप जरूर ध्यान रखें। चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर 17। अगर प्रश्न पूछा जाता है बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है, तो 5 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। बस आपको इतना ही लिख देना है। लिखना है प्रश्नोत्तर 18, किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था को सबसे कठिन काल की अवस्था कहते हैं। प्रश्नोत्तर 19, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। तो आपको बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए, क्वेश्चन आएगा बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो आपको लिखना है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर 20। प्रश्न आता है स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको लिखना है पूर्वानुभव को संजो कर रखना तथा समय आने पर याद दिलाना ही स्मृति का मुख्य कार्य है। प्रश्नोत्तर 21, अगर पूछा जाता है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादित किया, मतलब कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। बस आपको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नोत्तर 22। तो इसमें पूछा जाता है विस्मृति क्या है? काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है विस्मृति क्या है? तो आपको लिखना है सीखे गए ध्यान को धारण ना करना विस्मृति है। सीखे गए ध्यान को धारण ना कर पाना विस्मृति है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ 2 लाइन में आपको उत्तर लिखना है। प्रश्नोत्तर 23, इसमें पूछा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? मतलब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको लिखना है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है, या आप लिख सकते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया। बस आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आपको 2 घंटे में आपको ये सभी प्रश्न करने हैं। तो आपको समय बचाकर पेपर क्वेश्चन लिखने होंगे, समय का बहुत ध्यान आपको रखना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नोत्तर 24। प्रश्नोत्तर 24 आती है कि स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा? तो आपको लिखना है स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े बल, तनाव, तूफान की अवस्था कहा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नोत्तर 25।
वंशानुक्रम क्या कहलाता है? वंशानुक्रम किसे कहते हैं? आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही वंशानुक्रम कहलाता है। बस आपको 2 लाइन में उत्तर लिख देना है। प्रश्नोत्तर 26, बुद्धि परीक्षण क्या है? बुद्धि का मापन ही बुद्धि परीक्षण है। ये लिख सकते हैं आप, बुद्धि का मापन ही बुद्धि परीक्षण है, या बुद्धि का मापन करना ही बुद्धि परीक्षण कहलाता है। बस। प्रश्नोत्तर 27, कल्पना किसे कहते हैं? कल्पना किसे कहते हैं? तो आपको उत्तर लिखना है, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्रश्नोत्तर 28 प्रश्न करना है, तो आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर 28। प्रश्न पूछा जाता है, प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपको लिखना है, हल ने प्रबलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। बस। प्रश्नोत्तर 29, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। प्रश्नोत्तर 30, अधिगम क्या है? तो आपको लिखना है, नवीन ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना या अधिगम कहलाता है, या नवीन ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखना या अधिगम कहते हैं। चलिए अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। वो आपको कितनी लाइन में लिखने हैं, चलिए समझते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी नेक्स्ट पेज से, लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर आपको डालना है प्रश्नोत्तर 31। प्रश्नोत्तर 31 प्रश्न पूछा जाता है कि सीखने के वक्र का क्या उपयोग है और सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको लिखना है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का वक्र अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने किसी विषय वस्तु को कितना सीखा है इसका मूल्यांकन हम केवल सीखने के वक्र के माध्यम से ही कर सकते हैं। सीखने के वक्र 3 प्रकार का होता है। पहला धनात्मक उन्नति वक्र, ऋणात्मक उन्नति वक्र और मिश्रित वक्र। बस आपको इतना ही लिखना है, सबके बारे में नहीं लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग आपको ऐसा ही, मतलब इतने ही शब्दों में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करना है, जिससे आपका निर्धारित समय में पेपर अच्छे से हो जाएगा। 2 घंटे में आपका पेपर पूरा हो जाएगा, कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा अगर आप इस तरीके से प्रश्न लिखेंगे। आपको ऐसे ही प्रश्नोत्तर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 प्रश्न तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए एक बार हम आपको फिर से रिपीट करते हैं, फिर से आपको समझाते हैं। डीएलएड की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र 3 भागों में विभाजित होता है। पहला बहुविकल्पी प्रश्न, दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न और तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं। आपको क्रम से प्रश्न करने होते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न। ये नहीं करना है कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न के 3 बहुविकल्पी प्रश्न कर दिए, उसके बाद कर दिया लघु उत्तरीय प्रश्न के 3 कर दिए, ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न ही करने हैं। बहुविकल्पी प्रश्न कितने आते हैं? 15 प्रश्न बहुविकल्पीय आते हैं। तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर 1, प्रश्नोत्तर 2, प्रश्नोत्तर 3, प्रश्नोत्तर 4, प्रश्नोत्तर 5, प्रश्नोत्तर 6, प्रश्नोत्तर 7, ये आपको लिख लेने हैं। और जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है, फिर आपको जो भी प्रश्न के उत्तर पता है आपको लिख देने हैं। ऑप्शन नंबर भी लिखना है, उसके उत्तर भी लिखने हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 3 प्रसार, ऑप्शन नंबर 4 3, ऑप्शन नंबर 3 270, ऑप्शन नंबर 2 स्किनर, ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 2 बौद्धिक विकास में, ऑप्शन नंबर 3 डम्बेल। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्नोत्तर 8, प्रश्नोत्तर 9, प्रश्नोत्तर 10, प्रश्नोत्तर 11, प्रश्नोत्तर 12, प्रश्नोत्तर 13, प्रश्नोत्तर 14, प्रश्नोत्तर 15। इन सब के आपको उत्तर ऐसे लिखने हैं। ऑप्शन नंबर भी लिखना है सभी के और उनके उत्तर भी लिखने हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर 1 प्रेरणा, ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर 3 जीन्स, ऑप्शन नंबर 3 प्रक्षेपण, ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि से, ऑप्शन नंबर 3 चिंतन, ऑप्शन नंबर 2 4। फिर आपके जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पी प्रश्न पूरे हो जाएं, फिर आपको नेक्स्ट पेज से हेडिंग डालनी है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न
फिर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर 16। प्रश्नोत्तर 16 से प्रश्नोत्तर 30 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, तो आपको क्रम से ही करने हैं। प्रश्नोत्तर 16, शैशवावस्था कैसी अवस्था है? शैशवावस्था के बारे में अपने विचार लिखो। कैसा भी प्रश्न आ सकता है, तो आपको लिखना है शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। फिर आता है प्रश्नोत्तर 17, बाल्यावस्था की अवधि लिखिए। तो आपको लिखना है 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था को 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। यह आपको लिख देना 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। 5 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, कैसे भी आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। प्रश्नोत्तर 18, किशोरावस्था कैसी अवस्था होती है? तो आपको लिख देना है किशोरावस्था को सबसे कठिन काल की अवस्था कहते हैं। ये नहीं कि आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आपको 4-5 लाइनों में आप उसका उत्तर लिख रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, जिससे आपका पेपर छूट जाएगा, मतलब आपके प्रश्न छूट जाएंगे और आपकी परीक्षा में बैक भी लग सकती है। तो आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ही तरह करने हैं, लगभग 1 लाइन या 2 लाइन में ही उत्तर लिख देना है। प्रश्नोत्तर 19, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। तो आपको लिख देना है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्नोत्तर 20, प्रश्नोत्तर 20, स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर 20, पूर्वानुभव को संजोकर रखना तथा समय आने पर याद दिलाना ही स्मृति का मुख्य कार्य है। फिर लिखना है प्रश्नोत्तर 21, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपको उत्तर लिखना है कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सिर्फ कोहलर नहीं लिख देना है आपको, कोहलर ने ऐसा नहीं लिखना है, आपको पूरा उत्तर लिखना है कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। फिर लिखना है प्रश्नोत्तर 22, विस्मृति क्या है? सीखे गए ध्यान को धारण न करना ही विस्मृति है। फिर प्रश्नोत्तर 23, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है। प्रश्न पूछा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको लिखना है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया, या लिख देना है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है। कैसे भी आप उत्तर लिख सकते हैं अपने शब्दों में, पर निर्धारित शब्दों में ही लिखना है, लगभग 2 लाइन में ही उत्तर लिखने हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर 24। इसमें पूछा जाता है किशोरावस्था को तनाव या तूफान की अवस्था किसने कहा? तो आपको लिखना है स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े बल, तनाव, तूफान की अवस्था कहा। फिर आता है प्रश्नोत्तर 25, पूछा जाता है वंशानुक्रम किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही वंशानुक्रम कहलाता है। फिर है प्रश्नोत्तर 26, इसमें पूछा जाता है बुद्धि परीक्षण क्या है? तो इसमें आपको लिखना है बुद्धि का मापन ही बुद्धि परीक्षण है, या आप लिख सकते हैं बुद्धि का मापन करना ही बुद्धि परीक्षण कहलाता है। फिर है प्रश्नोत्तर 27, कल्पना किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना कहलाता है। चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर 28। प्रश्नोत्तर 28, प्रश्न पूछा जाता है प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपको लिखना है हल ने प्रबलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। प्रश्न पूछा जाता है प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपको प्रश्नोत्तर 28 हेडिंग डालकर लिखना है हल ने प्रबलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। फिर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर 29, प्रश्न क्या पूछा जाता है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको लिखना है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। फिर लास्ट प्रश्न होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न होता है प्रश्नोत्तर 30, अधिगम किसे कहते हैं? नवीन ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखना या अधिगम कहते हैं। यहाँ आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। फिर आपको नेक्स्ट पेज से हेडिंग डालनी होती है लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पेज से हेडिंग डालनी होती है लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर 31, प्रश्न पूछा जाता है अधिगम वक्र किसे कहते हैं? अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? इनका क्या उपयोग है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है अधिगम वक्र से संबंधित। तो आपको लिखना है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का वक्र अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने किसी विषय वस्तु को कितना सीखा इसका मूल्यांकन हम केवल सीखने के वक्र के माध्यम से ही कर सकते हैं।
सीखने के वक्र 3 प्रकार का होता है, धनात्मक उन्नति वक्र, ऋणात्मक उन्नति वक्र और मिश्रित वक्र। बस आपको इतना ही प्रश्न कर देना है। फिर आपको हेडिंग डालनी है प्रश्नोत्तर 32। ऐसे ही प्रश्नोत्तर 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 40 तक प्रश्न आपको 40 तक प्रश्न आपको क्या करने हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्नोत्तर 31 से प्रश्नोत्तर 40 तक लघु उत्तरीय प्रश्न आपको करने हैं। ये पूरा पेपर आपको 2 घंटे में पूरा करना होता है। तो आप ऐसे आप प्रश्न में उत्तर लिखेंगे तो आप 2 घंटे में पेपर पूरा कर सकेंगे। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। आपको डीएलएड की परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी, इसलिए आप हमारे चैनल का सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।